हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। सो एक 9 जज का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने एक लैंडमार्क रूलिंग जो है वो डिलीवर किया है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रेस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ द स्टेट टू एक्वायर प्रॉपर्टी राइट्स। सो रीसेंट जजमेंट ने क्या किया है, ओवररूल किया है अर्लियर रूलिंग्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथा रेड्डी 1978 एंड संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कुकिंग कोल कोकिंग कोल प्राइवेट लिमिटेड 1983 का। इसमें क्या कहा है कि दोनों केसेस ने डिक्लेयर किया है, बोथ द केसेस हैड डिक्लेयर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टीज could be considered community resources. This ये जो शिफ्ट है ये क्या कर रहा है, एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट को मार्क कर रहा है लीगल अंडरस्टैंडिंग में ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। एवोल्यूशन अगर हम देखें कि प्रॉपर्टी राइट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो चलिए यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं। देखिए, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें प्रॉपर्टी राइट्स का, ओरिजिनल स्टेटस की बात करें, इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी एंड कंपेंसेशन फॉर एक्विजिशन को प्रोटेक्ट किया गया था एज फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 25th अमेंडमेंट होता है 1971 का। इसने क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है आर्टिकल 31C, जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसने प्रोटेक्ट किए हैं लॉज को, डिजाइन टू फुलफिल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39 क्लोज बी and 39 clause C from being challenged for violating fundamental rights, including those under article 14 and 19. सो अगर हम यहाँ पे बात करें भाई रिवाइज्ड स्टेटस का, रिवाइज्ड स्टेटस क्या है राइट टू प्रॉपर्टी का, तो चलिए यहाँ पे एक दफ़ा हम नज़र लगा लेते हैं। सो तो यहाँ पे हम देखते हैं रिवाइज्ड स्टेटस। राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 का, जो रिमूव कर देता है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में। तो इसको क्या कर रहा है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना रहा है अंडर आर्टिकल 300A। की हाईलाइट्स ऑफ द रीसेंट जजमेंट प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में देखते हैं क्या कहा गया है। स्कोप ऑफ आर्टिकल 39 क्लोज बी, कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली हम क्लासिफाई नहीं कर सकते एज मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 39B। इट क्लैरिफाइड दैट कि जितनी भी प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज हैं, अगर वो कंडीशन जो है, इस तरह की कंडीशन जो है, टू मीट द कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज सच, आर्टिकल 39B कहता है कि ऑनरशिप एंड कंट्रोल जो है मटेरियल रिसोर्सेज का ऑफ द कम्युनिटी are so distributed as best to subserve the common good. Authority for property acquisition, Article 39 Clause B कहता है, does not grant legislative power to the state to acquire private property. कोर्ट यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि it comes from the sovereign power of eminent domain and entry 42 of list 3rd in the 7th schedule. क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि क्राइटेरिया क्या होता है भाई क्लासिफिकेशन के लिए, सो इंक्लूजन जो होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का एज मटेरियल रिसोर्स डिपेंड करता है इसके नेचर पे, स्कैरसिटी पे, कम्युनिटी वेलफेयर पे क्या क्या इसका इम्पैक्ट होता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है प्राइवेट लैंड्स में। वहीं अगर हम नज़र डालें फ्लेक्सिबिलिटी इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, कोर्ट ने स्ट्रेस किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क थे इंटेंडेड फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि फ्लेक्सिबल हो, गवर्नमेंट को अलाउ करे अडेप्ट करने को टू चेंजिंग नीड्स रादर देन बीइंग टाइड टू अ फिक्स्ड इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन। वैलिडिटी अगर हम देखें आर्टिकल 31C का, कोर्ट अनएनिमसली रूल्ड दैट आर्टिकल 31C केशवनंदा भारती केस को अपील कर रहा है और स्टिल ये अभी भी वैलिड है। बैलेंसिंग public welfare with private property rights, court balance public welfare with
प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, ensuring that गवर्नमेंट एक्शंस अलाइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के साथ, जैसे कि इक्वालिटी आर्टिकल 14 एंड द राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A. So it also applied the public trust doctrine, mandating responsible resource management for public good. Limits of eminent domain की अगर हम बात करें, court questioned the broad application of the doctrine of eminent domain in land acquisition. Court clarified that not all privately owned resources qualify as material resources of the community, right? That can be appropriated for public goods. So अगर हम बात करें यहाँ पे doctrine of eminent domain की, so it provides that government acquire कर सकता है private property को for public use, balancing societal welfare with property rights. इसका मतलब क्या है? It means that कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है. दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बट फेयर कंपनसेशन ओनर को यहाँ पे दिया जाना चाहिए. अब अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ डॉक्ट्राइन एमिनेंट डोमेन की, तो ये यहाँ पे हम देखते हैं भाई इसके अंदर क्या आता है. सो वन सेकेंड. सो एलिमेंट्स क्या है ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एमिनेंट डोमेन? पब्लिक यूज, गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक पर्पसेस के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ओनली इफ देयर इज अ लेजिटिमेट नीड एंड कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तभी गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है. जस्ट कंपनसेशन, व्हेन प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है फेयर कंपनसेशन ओनर को मार्केट वैल्यू के बेसिस पे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. ड्यू प्रोसेस रिक्वायर्स करता है ड्यू प्रोसेस, मीनिंग प्रॉपर्टी ओनर्स को नोटिफाई करना है एडवांस में और इनको एक चांस भी देना है कॉन्टेस्ट करने के लिए एक्विजिशन और नेगोशिएट कंपनसेशन. गवर्नमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करें, इट कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट और ऑथराइज पब्लिक एजेंसीज with legal authority to take property for public use. It is typically regulated by legislation in most jurisdictions worldwide. Important case laws in Sudarshan Charitable Trust versus Government of Tamil Nadu 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि एमिनेंट डोमेन जो है इट इज टाइड टू द स्टेट सॉवरेंटी. स्टेट एक्वायर कर सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, प्रोवाइडेड दैट के फेयर कंपनसेशन वहाँ पे दिया जाना चाहिए. दिस पावर डज नॉट वायलेट अ पर्सन्स राइट्स टू लाइवलीहुड और डिग्निटी. पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन की यहाँ पे अगर हम भाई बात करें तो it helps protect the government by ensuring responsible management of natural resources. By invoking this doctrine, we can safeguard these resources and we can promote the protection of the earth. It was recognized as part of the Article 21 in the landmark cases of the Majra Singh versus Indian Oil Corporation and MI Builders versus MI Builders, जो कि एक बहुत ही फेमस बिल्डर ग्रुप है. वर्सेस रेडले श्याम साहू. स्टेट एज ट्रस्टीज, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के अंदर स्टेट एक्ट करता है एज अ ट्रस्टी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है फॉर द पब्लिक बेनिफिट. इंश्योर्स करता है कि रिसोर्सेज को हम रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं एंड हम उनको डैमेज या फिर डिप्लीट नहीं कर रहे हैं. सो तमिलनाडु Godavarman versus Union of India, Supreme Court affirmed that state as
trustees must ensure natural resources are used sustainably for the public good. Citizens as beneficiaries. Citizens are the beneficiaries of the trust, using resources sustainably for their benefits and for future generation. Implications of the Supreme Court's decision. Legislative and policy impact. So इससे होगा क्या, हम ये देखते हैं. लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी इम्पैक्ट. रूलिंग इन्फ्लुएंस कर सकता है फ्यूचर प्रॉपर्टी एक्विजिशन लॉस को, लैंड रिफॉर्म्स को, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को. Promoting fairness and transparency. Economic reform decision signals a shift to more market-oriented economy by limiting the state's power to acquire property, supporting private investment while ensuring social justice. Political debates. Political parties may adjust their stances on land reforms and property rights, while the ruling could shape social welfare programs, especially land redistribution for the underprivileged. Constitutional scrutiny. Judgment reinforces the judiciary role in scrutinizing government actions on private property, ensuring laws align करें constitutional rights के साथ, including equality and property. नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, सो कंक्लूजन्स यहाँ पे देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आर्टिकल 39 क्लोज बी पे, उसने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर हम स्ट्रेस कर रहे हैं केस बाय केस अप्रोच को फॉर क्लासिफाइंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एज मटेरियल रिसोर्सेज फॉर पब्लिक यूज, डिसीजन एम्फेसाइज करता है कि गवर्नमेंट के एक्शंस की जो नीड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करे, इक्वालिटी को अपहोल्ड करे, प्रॉपर्टी राइट्स को अपहोल्ड करे, वाइल प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट थ्रू द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन. उसके बाद बात करते हैं इंटरनल democracy on political parties. So internal democracy in political parties. Discussion are ongoing about the role of election commission in India in enforcing democratic functioning of political parties in India. मतलब डिस्कशन हो रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसका रोल क्या होना चाहिए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको एनफोर्स करने के लिए. अगर हम बात करें इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की, तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को हम देखते हैं एज अ इंटरनल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन कंसोनेंस विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जहाँ पे डायरेक्ट बेरिंग होती है कि कैसे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, कैसे लीडर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, एंड कैसे लीडर इमर्ज करते हैं, एंड किस तरह से जो पॉलिसीज है उनको बनाया जाता है, एंड फंडिंग जो है इज प्रोवाइडेड. सो क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटरनल डेमोक्रेसी की? देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन क्या करती है, लिमिट्स करती है सेंट्रलाइज डिस्क्रिशनरी कंट्रोल को विच इज़ एक्सरसाइज बाय टॉप लेवल पार्टी लीडर्स, एंड ओपन करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को टू इनपुट फ्रॉम वाइडर सर्कल ऑफ अ पार्टी स्टेक होल्डर्स एट वेरियस लेवल्स. क्रिमिनलाइजेशन को यहाँ पे प्रिवेंट करती है, एड्रेस करती है सिस्टमिक इश्यूज को, कैंडिडेट सिलेक्शन बेस्ड ऑन विनेबिलिटी ऑफन ड्रिवन बाय मनी एंड मसल पावर. As per Association of Democratic Reforms, 46% of the newly elected Lok Sabha members have criminal cases against them. सो जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उनके लोकसभा के, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, 46% जो इलेक्टेड है उनके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे तो क्रिमिनल केसेस होते हैं. रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके पॉलिटिक्स में एंड इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट कर सके. Youth participation opens up opportunities for new talent, reduce करता है influence किसका, जो established leaders होते हैं उनका, reduce करता है corruption. Administrative Reforms Commission 2008 का एथिक्स एंड गवर्नेंस रिपोर्ट ने नोट किया है कि करप्शन जो है वो कैसे होता है जब हम ओवर सेंट्रलाइजेशन, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाता है. ट्रांसपेरेंसी एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन,
John Stuart Mills on Liberty 1859 argues for the absolute protection of the liberty of thought and discussion. तो इन्होंने कहा है कि थॉट का, डिस्कशन का यहाँ पे लिबर्टी होना चाहिए. रीजंस फॉर लैक ऑफ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी. सो no statutory backing, only governing provisions is under section 29A of the Representation of the People's Act 1951, which provides for registration of political parties with the Election Commission of India. Also Election Commission की जो guidelines है, application format है for the registration of political parties under section 29A only prescribes provisions for internal accountability and note candidate selection. Lack of penal provisions. Judgment के हिसाब से under Supreme Court in Indian National Congress 1 versus Institute of Social Welfare, Election Commission of India currently lack करता है power to deregister a party. स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी हैं, प्रिवलेंस है जैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब कि बहुत सारे लीडर्स आपने ऐसे देखे होंगे जो उनकी फादर्स थे, देन फोर फादर्स थे, तो वो अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं. सेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर्स, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट हुआ था टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1985 जो कि मैंडेट कर रहा है स्ट्रिक्ट पार्टी लाइन एडहेरेंस को एटसेट्रा. अदर इश्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल विल की कमी है, वीक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है एटसेट्रा. नो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें तो इट कैन नॉट बी इफेक्टिव विदाउट रिफॉर्म्स इन द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज ने ये यहाँ पे कहा था. तो वे फॉरवर्ड की अब बात करें तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखनी है. बहुत सारी जो यहाँ पे अगर हम बात करें, several government constituted committees related to electoral reforms like the Tarkunde Committee 1975, Dinesh Goswami Committee 1990 and Indrajit Gupta Committee 1998 strongly argued for more transparent working of the political parties in the country. Recommendations of Law Commission on Electoral Reforms. New chapter IBC in RPA 1951 to deal with internal democracy, party constitutions, party organization, internal elections, candidate selection, voting procedures, and the ECI power to deregister a party in certain cases of non-compliance. National Commission to review the working of the Constitution. Comprehensive legislation as Political Party Registration and Regulation Act, जो कि रेगुलेट कर रहा है registrations and functioning को of political parties और alliance of parties in India. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो है यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. रिसेंटली यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम. तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वर्सेस इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अगर हम कंपेयर करें कि यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं और इंडिया में कैसे होते हैं, सो लेट्स डू द कंपैरिजन. पैरामीटर्स. कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल मेंबर्स. यूएसए में अगर हम देखें इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट करता है 538 इलेक्टर्स का. सेनेट 100+3 फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया एंड 435 मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स. इंडिया की वहीं पे अगर हम बात करें मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट करता है इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं दोनों हाउसेस के. दोनों हाउस कौन कौन से पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा की बात करें हम या फिर राज्यसभा की, तो दोनों हाउस के मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्टोरल कॉलेज की अगर हम बात करें इंटीमीडिएटरी बॉडी है, प्रोसेस है, चूज करती है यूएस के प्रेसिडेंट को. इस सिस्टम में होता क्या है, वोटर्स जो होते हैं हर एक स्टेट के अपने बैलेट्स को कास्ट करते हैं ताकि जो मेंबर्स है इलेक्टोरल कॉलेज के उसको इलेक्ट कर सके, चूज कर सके, हु देन वोट टू सेलेक्ट द प्रेसिडेंट. फिर वो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. ऑलराइट. स्टेट्स हैव वेरिंग मेंबर्स ऑफ इलेक्टर्स बेस्ड ऑन देयर रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस.
यहाँ पे अगर हम बात करें, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स आर नॉट एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही यहाँ पे आते हैं जो कि प्रेसिडेंट को के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ majority of 270 electoral votes is required to elect the president of USA। गवर्निंग एक्ट रूल्स की वहीं पे अगर हम बात करें, ईच स्टेट एस्टेब्लिश करता है इट्स ओन इलेक्शन रूल्स रिफ्लेक्टिंग द यूएस डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जहां पे इंडिविजुअल स्टेट्स ओवरसीज एंड मैनेज देयर इलेक्टोरल प्रोसेस। प्रेसिडेंशियल एंड वाइस